हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज हम यूनिट 5 की बात कर रहे होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 5 पे बात कर रहे होंगे। मतलब आसान सा यूनिट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं है जिन्हें आप मतलब याद नहीं कर सकते हैं। मतलब आपकी समझ पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप भी जो है वो आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो आपका है 5.1, जिसमें हमें जानना है कि स्पेशल स्कूल क्या है और इंक्लूसिव स्कूल क्या है। अब मैंने आपको मतलब मैं आपको यहीं पे छोटे-छोटे पॉइंट बताते चल रही हूँ ताकि जब मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील ना हो। जैसे स्पेशल स्कूल क्या होता है कि जहाँ पर स्पेशल बच्चे भी रहेंगे और पढ़ाने वाले टीचर को भी स्पेशल फ़ील्ड की नॉलेज रहेगी। जैसे सपोज़ दैट आप लोग एज़ मतलब आप ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, बट आप लोग भी भविष्य में जाकर के ऐसे स्पेशल स्कूल में जाकर स्पेशल बच्चों को पढ़ाएँगे। तो जब एक स्कूल का एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर स्पेशल बच्चे हो, स्पेशल पाठ्यक्रम हो, स्पेशल उनकी नीड हो और ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर भी स्पेशल फील्ड के जानकार हों, तो ऐसे ही विद्यालय जो निर्माण होता है उसे हम स्पेशल स्कूल कहते हैं। इंक्लूसिव स्कूल हमने आपको कई बार बताया कि इंक्लूसिव स्कूल होता है जहाँ पर इस एक स्कूल के सेटअप के अंदर हम हर प्रकार के डिसेबल बच्चों को भी, नॉर्मल बच्चों को भी, गिफ्टेड बच्चों को भी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को भी, हर बच्चे को भी हम जो है वो सुविधाएँ दे रहे होते हैं एक ही विद्यालय के अंदर और एक ही विद्यालय के एक ही कमरे में बैठाकर उनको एक ही साथ उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख कर के पढ़ाते हैं। तो वो इंक्लूसिव स्कूल होता है। तो इसी के बारे में आपको जानना है। स्पेशल एजुकेटर्स क्या होते हैं और जनरल टीचर क्या होते हैं, उनके बारे में जानना है। स्पेशल एजुकेटर मीन्स होता है कि जैसे जो विशेष शिक्षा में आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त जो टीचर होते हैं, ऐसे टीचरों को जो कि स्पेशल फील्ड में जानकारी रखते हैं, स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं। और जनरल टीचर का मतलब होता है कि ऐसे टीचर्स जो कि सामान्य बच्चों को पढ़ाते हों और सामान्य बच्चों को हैंडल करने के गुण उनके अंदर होते हों, तो उन्हें हम जनरल टीचर कहते हैं। सामान्य क्षेत्र में उन्होंने डिग्री डिप्लोमा ले रखा हो, ठीक है? और स्पेशल क्षेत्र में जो डिग्री डिप्लोमा लेते हैं और वो अगर स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर वो स्पेशल एजुकेटर कहे जाते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है मतलब सामाजिक कल्याण विभाग और आपका जो शिक्षा विभाग है, इन दोनों के विभागों के बारे में आपको जो है वो जानना है। अगला स्पेशल और जनरल टीचर के बीच एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में आपको जो है वो जानना है। और आपका 5th मतलब 5.5 है आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आपके गैर सरकारी संगठन होते हैं और जो सरकारी संगठन होते हैं, उन सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के बारे में जानना है। एक-एक करके सारे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले स्पेशल स्कूल और हम जो आपका नॉर्मल मतलब इंक्लूसिव स्कूल होता है उसको देखेंगे। स्पेशल स्कूल में क्या होता है, वहाँ पर जितने भी बच्चे रहेंगे सब स्पेशल रहेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंडीकैप्ड बच्चा है जो कि लोकोमोटर डिसेबल्ड है और दूसरा बच्चा भी लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन के कैटेगरी में ही है। तीसरा बच्चा जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट आपको दिख रहा है, मतलब आप इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी सीडब्ल्यूएसएन वाले बच्चे हैं। यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल बच्चा भी है, नॉर्मल बच्चे भी हैं, ठीक है? तो स्पेशल और नॉर्मल सारे बच्चे को जिस विद्यालय में अगर हम शिक्षा देंगे, तो वो आपका इंक्लूसिव स्कूल। और जहाँ पर हम जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो स्पेशल बच्चे रहेंगे, तो वो आपका स्पेशल स्कूल। तो यही चीज़ें जाननी है। तो स्पेशल विद्यालय उन विद्यालयों को कहते हैं जो विशेष शिक्षा की सुविधाएँ देते हैं और इन विद्यालयों में जो अभियांत्रिकी है, ब्रेल संसाधन, वाणिज्य विद्या आदि का अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इन विद्यालयों का मुख्य लक्ष्य होता है कि सिर्फ़ विकलांग वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करते हुए उनको शिक्षा प्रदान करना। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेशल स्कूल में क्या केवल विशेष बच्चे ही पढ़ाई करते हैं? जैसे वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विशेष विद्यालय में केवल और केवल स्पेशल बच्चे ही अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष विद्यालय होगा तो वहाँ पर विशेष बच्चे ही अध्ययन करते हैं, सामान्य बच्चों को वहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती। समावेशी विद्यालय आपको पता ही है, एक ऐसा विद्यालय होता है जहाँ पर सबको साथ में शिक्षा प्रदान करी जाती है, चाहे वो विकलांग हो या किसी अन्य प्रकार की क्षेत्र से वो रिलेट करते हो। इन विद्यालयों में सामान्य और विशेष शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो भी आपकी दी जाती है, मतलब समान और विशेष दोनों की सुविधाएं एक ही विद्यालय वातावरण में दी जाती है। यहाँ परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ सामग्री, संसाधन, शिक्षण उद्यम की व्यवस्थाएं सब कुछ बहुत बेहतर होती हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे इंक्लूड वो सारे के सारे उच्चतर स्तर की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला है कि इन दोनों के बीच अगर कोलैबोरेशन बेहतर होता है तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय के बीच अगर हम एक
सहयोगपूर्ण वातावरण होगा, तो वहाँ पर हम समावेशी शिक्षा को जो है वो सुदृढ़ कर पाएंगे, उनकी बेहतर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं। इन दोनों के बीच सहयोग होने से, मतलब एक सामान्य विद्यालय और एक स्पेशल विद्यालय के बीच सहयोग होने से छात्रों को साथी वातावरण और शिक्षा सुविधाएं जो है वो दे सकते हैं। विशेष विद्यालय के छात्र समावेशी विद्यालय में समान बच्चों के साथ पढ़ाई करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो मिलान है वो हो सकता है। समावेशी विद्यालय में समर्पित शिक्षक और कर्मचारी सहयोग करते हैं ताकि विशेष विद्यालय के छात्रों को आवश्यकता संसाधन और जो उपकरण है वो प्रदान किए जा सके। तो इन सभी के लिए जरूरी होता है कि दोनों के बीच कोलैबोरेशन हो। अगला है स्पेशल एजुकेटर्स कौन होते हैं और आपके समान टीचर्स कौन होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे हम। तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। स्पेशल एजुकेटर्स वो आपके स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो कि डिसेबिलिटी जो स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है वो रखते हैं और ऐसे बच्चों को हैंडल करने की गुण उनके अंदर होता है। आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त टीचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब विशेष शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री धारक होते हैं। जनरल टीचर जो होते हैं वो जनरल कैरिकुलम का मतलब एक नॉलेज रखते होते हैं, तो उनको हम जो है वो आपके क्या कहते हैं, जनरल टीचर कहते हैं। सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के बीच सहयोग जो अगर होगा तो उससे समावेशी वातावरण को निर्माण करने में मदद मिलेगी। सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षक साथ मिलकर सभी छात्रों की जो सहायक और समावेशी शिक्षा के लिए समर्थनपूर्ण समावेशी माहौल है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। आईपी का बेहतर निर्माण वहां पर कर सकते हैं। एक प्रभावी शिक्षण का तरीकों जो है उनमें से बेहतर समायोजन हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। उनकी शिक्षा और विकास की समर्थन के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के बीच सहयोगी प्रयास सभी छात्रों के बीच एक समावेशी अभ्यास प्रकृति और समझ को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। और समान शिक्षक और विशेष शिक्षक के बीच जो पेशेवर हैं उनके विकास के जो अवसर हैं वो बेहतर हो जाएंगे। प्रशिक्षण जो सत्र हैं वो आयोजित किए जाते हैं ताकि जैसे जो जनरल टीचर हैं या फिर जो विशेष टीचर हैं दोनों एक दूसरे की चीजों को समझ सके। मतलब एक स्पेशल एजुकेटर एक जनरल टीचर की कैसे जनरल बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो समझ सकते हैं और एक जो है जनरल टीचर स्पेशल बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो समझ सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, समय समय पर जो प्रशिक्षण सत्र हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। का आपका टॉपिक है सामाजिक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बारे में। बहुत मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं होता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं होते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। रिपीटेड चीजें बस वही हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। ठीक है, जो तो आप इन चीजों को जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें इन चीजों का और बेहतर तरीके से जो है वो चीजों को पढ़ सकें। अगला विशेष शिक्षक और समाज शिक्षक की जो शिक्षा कार्यक्रम है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं विशेष और समान शिक्षकों की शिक्षा कार्यक्रमों के बीच सहयोग की, तो अगर विशेष और समान शिक्षक शिक्षक की कार्यक्रमों के बीच सहयोग होता है तो हम उससे समावेशी जो वातावरण है वो निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला है अगर बात करते हैं तो वो अपने एक दूसरे के ज्ञान को जो है वो साझा कर पाएंगे और अभ्यासों का विनिमय करने की संयुक्त प्रशिक्षण सत्र कार्यशालाएं जो है वो आयोजित की जाती हैं। जहाँ पर अगर कार्यक्रमों की बात करते हैं तो ऐसे टीचरों के लिए जो सामान्य टीचर या विशेष टीचर हैं तो वो सब अपने ज्ञान को साझा कर सके इसके लिए एक मंच जो है वो तैयार किया जाता है। अनेक तरह के जो प्रशिक्षण मंच हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो है वो विकलांगता वाले छात्रों की अद्वितीय आवश्यकताएं और जरूरतों को पूरा करने के लिए दर्शन प्रदान करते हैं। जो ये विशेष शिक्षक मतलब ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ पर जनरल और स्पेशल एजुकेटर दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार से वो बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, तो वो बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं जो चुनौतियां हैं उनके जीवन की उनको दूर करने में अपनी मदद दे सकते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य शिक्षा कार्यक्रम में समावेशी कक्षाओं के लिए उचित जो शिक्षण विधियां हैं उपयोगों को अनुकूलित करने के लिए मूलभूत ज्ञान और जो रणनीतियां हैं उन सभी चीजों को हम बेहतर मतलब प्राप्त कर सकते हैं अगर हम जो है वो ऐसे कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन करते हैं। सहयोग केंद्रित हो सकता है और विभिन्न छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके समावेशी पाठ्यक्रम शिक्षण संसाधन मूल्यांकन रणनीतियों का विकास पर जो है वो ध्यान केंद्रित हो सकता है। तो मतलब ये जो कार्यक्रम होते हैं ये हमें बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के जो भी उनकी नीड्स होती है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जहाँ पर विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक दोनों एक बेहतर तरीके से कोलैब कर सके और दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ सके और उनके हिसाब से बच्चे की जरूरतों को समझकर उनके हिसाब
हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण और जो भी संसाधन है उनको उपलब्ध करा सके। तो इन सभी के लिए ज़रूरी होता है आपका जो संसाधन और सामग्रियों के साथ साझाकरण से सामान्य शिक्षा कार्य कक्षाओं में समावेशी शिक्षण सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में सुधार होता है। विशेष शिक्षा और समान शिक्षकों के बीच नियमित संचार और विचारों का आपस में विनिमय सहयोगी और सहकारी शिक्षा वातावरण बनाने में जो है वो मदद करता है। सहयोग को प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों से आगे बढ़ाकर चलने चाहिए ताकि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए नियमित पेशेवर विकास और समर्थन को जो है वो शामिल किया जा सके। तो सहयोग का अंतिम लक्ष्य ये होता है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी बालक विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिपक्व हों। मतलब जितने भी टीचर हैं वो सभी के सभी बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके और एक समावेशी वातावरण का निर्माण हो सके। इसीलिए इन सब जो कार्यक्रम होते हैं इनका आयोजन समय समय पर किया जाता है ताकि वो सभी बच्चे के नीड को समझ सके, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सके और बच्चों की हैंडलिंग से लेकर के उनकी शिक्षण अधिगम में जो पाठ्यक्रम है उसका अनुकूलन कैसे किया जा सकता है, कैसे इन बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दी जा सकती है, इन सभी के लिए ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो निर्माण किए जाते हैं। अगला आपका है जहाँ पर आपको शैक्षिक और गैर शैक्षिक संगठन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले गैर शैक्षिक संगठन क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो गैर शैक्षिक संगठन का मतलब है कि ये एक गैर लाभकारी संगठन होते हैं, मतलब लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कोई ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज का बहुत कल्याण करना चाहता है, मतलब समाज सेवी है, तो वो क्या करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन डाल देते हैं, वो जो कि गवर्नमेंटेड नहीं होता है, वो अपने पैसे से वो डाल रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें कुछ ना कुछ अपनी जो हिस्सेदारी है वो दे रही होती है। इनका काम होता है मतलब ये जो संगठन बनाए जाते हैं ये समाज के सुधार के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए समाज में मतलब ये वृद्ध जो पर्सन है इनके कल्याण के लिए बना दिया गया, दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए बना दिया गया। तो अलग अलग प्रकार के गैर सरकारी संगठन आपके बनाए जाते हैं। ये जो संगठन होते हैं वो व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य के समाधान के और सेवाएं प्रदान करने के लिए होते हैं कि समाज की कोई कुरीतियां हैं, समाज के लोगों का कोई हक है जो उन्हें नहीं मिल रहा है या समाज में ऐसे लोग हैं जिनको सुविधाएं प्राप्त देने की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को सुविधाएं देने के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सभी क्षेत्रों में ये काम करते हैं। ओवरऑल क्षेत्रों में ये काम करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे वृद्धाश्रम होते हैं जो कि एक एनजीओ की तरह ही होते हैं। बहुत सारे अनाथ आश्रम होते हैं जो कि एनजीओ ही होते हैं, जहाँ पर ऐसे बच्चों को सुविधाएं दी जाती है जिनको नीड होती है। तो नीडी बच्चों की सुविधाओं को देने वाला जो संस्थान होता है, जो बिना लाभ के, बिना पैसे के उनको सुविधाएं दे रहा होता है, उन्हीं को हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं। ये अक्सर सरकारी एजेंसियां, समूह और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्यक्रमों और पहलों का जो है वो लागू करती हैं कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो सरकारी संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है तो उनका इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो करती हैं कि उसे हर तबके के लोगों तक पहुंचाने का काम ये कर रही होती हैं। उसके बाद सरकारी संगठनों के देते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित होती हैं, सरकार के नियंत्रण में होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय हो गया आपका, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय क्या है? एक सरकारी संगठन है, ठीक है, तो ये सब जो चीजें होती है वो सरकार के अंडर में होती हैं। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं अभी जो आपका चल रहा है नीट के एग्जाम को लेकर के एनटीए, तो एनटीए भी एक प्रकार की सरकारी संगठन होती है, ठीक है, तो ये जो संगठन होते हैं जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होते हैं, तो ऐसे संगठनों को जो है होता है वो मतलब ऐसे संगठनों को नियंत्रित करने का, उस पर निबंधन लगाने का सारा काम सरकार का होता है। ये भी वही सारे क्षेत्रों में काम करते हैं जिसमें गैर सरकारी संगठन काम करते हैं। अंतर बस इतना होता है कि ये सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित होते हैं, बल्कि वो सरकार के सहयोग से संचालित होते हैं। सरकार उसमें पूरी तरह से अपनी भूमिका नहीं निभाती है, वो सिर्फ सहयोग देती है, ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होती है, सरकार ही पूरी तरह से रेगुलेट कर रही होती है। और ये राजस्व से वित्त पोषित है, नीतियों, नियमों और विनियमों को बनाने और प्रचलित करने का अधिकार रखते हैं। ये नियम, नीतियां सब चीजें बना सकते हैं, लेकिन कोई भी गैर सरकारी संगठन कोई भी ऐसा नियम नीति नहीं बना सकता। जैसे एनटीए कोई नियम नीति बना सकता है, जैसे आपका अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी एक प्रकार का सरकारी एजेंसी है, तो वो भी मतलब सॉरी मतलब जो सीबीएसई है वो भी एक प्रकार का केंद्र में एक सरकारी एजेंसियां हैं, तो वो लोग चीजों को मतलब नियम कानून को बनाने का काम करती हैं और उसे प्रसारित करने का काम भी करती हैं। जनहित और समाज कल्याण की सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं और समर्थन जो है वो ये प्रदान करती हैं। और ये सरकारी संगठनों मतलब ये जो सरकारी संगठन है ये गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समाज और अन्य हितधारकों के सहयोग में भी मदद
करती हैं। तो ये आपका था यूनिट 5 जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, फिर भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारे टॉपिक मैं आपको करवा दी। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत लेट में मिल रहा है, जैसा करीब आपको 10 से 11 बजे रात में ये वीडियो मिल रहा होगा, तो हो सकता है कि फिर आप वो इन चीज़ों को उतना फास्टली याद ना कर पाएँ, इसलिए मैंने बहुत कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस किया है। 2-3 बार आप ये वीडियो देख लीजिएगा, बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दे रही हूँ। अभी तुरंत मैं टेलीग्राम पर आपको नोट्स दे दूँगी, आप इस नोट्स को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो उसी से आपका यूनिट 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो फिर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएँ और जय हिंद, वंदे मातरम।